गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो मैंने आपसे कहा था आप मुझसे कुछ भी मैथमेटिक्स के डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैं आया यहाँ पे इसलिए हूँ कि आपको एक टीचर मिल सके जो आपको आपके डाउट सॉल्व करा सके, ठीक है ना। तो आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स CBSE का प्री बोर्ड, इसी साल का 2021 का प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए इसे हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ समझाऊंगा, हर एक कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो अब ये क्वेश्चन करने ज़रूरी क्यों है, देखो समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखने वाले के हिसाब से। अब वो क्वेश्चन MCQ में किस तरीके से बनेंगे हमें यहाँ देखना होता है, ठीक है ना। और आपको भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B रिटर्न एज A और B दे रखा है और वो कह रहा है HCF। तो याद रखना मैंने क्या बताया था कि HCF का मतलब होता है, सुनना, HCF का मतलब होता है कि जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर, उसकी सबसे छोटी पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेना। तो आप देखो यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, छोटी पावर क्या दिख रहा है x की पावर 1, तो x की पावर 1 आ गया। यहाँ पे आपको y दिखा, यहाँ भी आपको y दिखा, तो y की पावर छोटा क्या है 2, तो y की पावर 2। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से इन्होंने क्वेश्चन बनाया, कितनी खूबसूरती से इन्होंने क्वेश्चन बनाया। देखो अब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, देखो आंसर तो कहीं ना कहीं से मिल जाते। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट करने का क्या मतलब है, इसको भी समझने की कोशिश करना। अगर मैं LCM पूछ लेता, अगर मैं LCM पूछ लेता, तो LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लेते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, HCF में जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेंगे। और LCM में जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। x कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर क्यूब, और y कॉमन हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर क्यूब। तो अगर LCM पूछा होता तो ये होता। तो देखो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, और सिर्फ जो चीज़ों को पढ़ने के यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा होता है वो गलत होता है, ठीक है ना। तो हमने इस क्वेश्चन से HCF के साथ साथ LCM भी सीख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। तो आपको यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन को चेक करना और पावर 2 देखनी है, ठीक है ना। तो ये बच्चे ने कुछ चेंजेस कर रखे हैं, तो ये दिख रहा है स्क्वायर, ठीक है ना। और चलो देखो यहाँ ढंग से देखो, यहाँ क्यूब दिख गया। देखो MCQ को करने का तरीका अलग होता है और हमारे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ क्यूब दिख गया तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था, ये जब स्क्वायर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। बिल्कुल आसान तरीके से देखो, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा 9x स्क्वायर। यानी कि आपने क्या देखा, x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक मिनट लेट मी चेक, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे ओके, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x, ये माइनस 2x, ओके, तो माइनस प्लस 2x हमारे पास। तो एक मिनट, बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर रखी है कि x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर। एक मिनट बच्चे ने कहाँ गड़बड़ कर रखी है, ओके, ये यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, तो यानी कि कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, ये बच्चे ने थोड़े से चेंजेस करे थे इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सीख लिया ना कैसे करना है। अब देखो कॉस पूछा है, टेन पूछ रहा है, तो देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि एक ट्राइंगल जिसमें बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे आ जाएगा 3। टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक साधारण वर्ष में 53। अब देखो समझना सिंपल है, 53 चाहे वो संडे का है, 53 चाहे वो मंडे का है, 53 कोई सा भी डे का है। दो केस के क्वेश्चन होते हैं, एक तो लीप ईयर के, एक नॉन लीप ईयर के। और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं। जब भी नॉन लीप ईयर होगा तो आंसर होगा 1/7, और लीप ईयर होगा तो आंसर होगा 2/7। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे, मैंने क्या कहा,
53 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। दो ही केस बनेंगे, एक लीप ईयर का एक नॉन लीप ईयर का। लीप ईयर में हो जाएगा 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। अगर आप जानना चाहते हो कैसे तो आप कमेंट में लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करो, आई विल मेक अ वीडियो। ओके नाउ अब देखो ये बहुत आसान तरीका है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो MCQ क्वेश्चन करना होता है ना वो एक आर्ट होता है। MCQ क्वेश्चन करना एक आर्ट होता है, आपको बिना सॉल्व करे सारे आंसर पता चल जाते हैं। देखो सिंपल से याद रखना, जब भी x एक्सिस से दूरी पूछेगा तो y आंसर होगा और y एक्सिस से दूरी पूछेगा तो x आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। इस पॉइंट को लोकेट करोगे तो यहाँ पे कहीं होगा जो x में 2 होगा और y में 3 होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, x एक्सिस से दूरी, तो x एक्सिस तो ये होता है, इससे दूरी करोगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो ये प्रैक्टिस करके आप इतना अच्छा कर लोगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी कि x एक्सिस से दूरी में y पूछते हैं और y एक्सिस से दूरी में x पूछते हैं। ठीक है ना। चलो इसके बाद, यदि त्रिज्या R1 R2 वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, मतलब दो वृत्त है, एक वृत्त जिसका R1 है, एक वृत्त जिसका R2 है, परिधि। एक मिनट इंग्लिश में, इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू, और एक बड़ा सर्कल है R, इसने कहा इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम मतलब 2πr1 प्लस 2πr2 किसके बराबर है, इसके सर्कमफेरेंस के 2πr। तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। और अगर आप में से कोई थोड़ा भी पढ़ने वाला हो तो उसे पता चल जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले में। ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले में जो पहली एक्सरसाइज थी उसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बस उसमें नंबर दे रखे थे और इसमें वेरिएबल में चल रहा है। तो MCQ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बच्चे यही पूछते हैं मुझसे कि सर MCQ कैसे होंगे, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि MCQ करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, वही MCQ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर है। ना देखो, दो डाइस फेंकेंगे तो देखो, दो डाइस फेंकेंगे तो आपको सबको पता है 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, ऐसे करते करते 1 6 तक आएगा, फिर 2 1 आएगा, ऐसे करते करते 2 6 तक। तो यहाँ से 6 1 से लेके 6 6 तक चलेगा। ठीक है ना, ये मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ अ प्राइम नंबर एज अ सम, मतलब इनका जो सम आए वो प्राइम नंबर आए। तो देखो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये जो चीज़ें आती है ना इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो होती है ना, यही सब चीज़ें आपके क्वेश्चन को गलत और सही की तरफ धकेलती है। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 2 डिवाइड होता है, इन दोनों को ऐड करोगे 3 डिवाइड नहीं होता किसी से, 3 हो गया। फिर क्या आएगा, 1 3 4 1 4 5 1 4 हो गया। तो मैं लिखता जाता हूँ कौन कौन से आ गए, 1 2 आ गया और 1 4 आ गया, 1 5 1 6 1 6 2 1 और 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 6 11 किसी के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हो गए है ना। लेकिन इसके कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। तो यानी कि हमारा कोई एक एक्स्ट्रा हो गया। चलो देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा हो गया। 1 2 1 4 1 5 2 1 2 3 2 5 3 2 और 3 4 4 1 4 3 4 3 5 2 5 6 6 1 7 5 6 11, गेटिंग द सम ऑफ, 1 मिनट रुको। ओके देख लेना। तो प्राइम नंबर मैंने बता दिया। गिनने में मेरे से गलती हो रही होगी, तो मेरा तो 14/36 आ रहा है, हो सकता है मेरा एरर हो, तो देख लेना आप। ठीक है ना, और बता देना मुझे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब 2πr इक्वल है दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के पैरामीटर के। तो यहाँ से 2 गया तो r/a आ जाएगा 2/π। अब वो कह रहा है इन दोनों के एरिया का, तो सिंपल है, सर्कल का एरिया ऊपर रखना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² और नीचे स्क्वायर का एरिया a²। अब देखो
यहाँ से आप लिख सकते हो पाई इंटू आर बाई ए का होल स्क्वायर, पाई की जगह पाई, आर की जगह 2 बाई पाई का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 बाई पाई स्क्वायर, पाई से पाई गया तो आंसर आ जाएगा 4 बाई पाई, क्या आ गया 4 बाई पाई, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, तो ये बन गया 2, ये बन गया 11, तो 14/11। तो देखा किस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। यही सब मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ें समझेंगे तो कभी दिक्कत होगी नहीं। चलो अगला देखो, उसने कहा दो बिंदु है 4 और P और 1 और 0, इनके बीच की दूरी 5 है, तो P की वैल्यू बताओ। तो दूरी फॉर्मूला लगाओ, दूरी फॉर्मूला में 5 बराबर, क्योंकि दूरी तो 5 है, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस P का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ कर दो तो कितना हो जाएगा 25 = 9 + P स्क्वायर, 16 = P स्क्वायर, तो P = 4। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, P = √16 आया, अभी तक हम +4 लिखते चलेगा, लेकिन आंसर होता है एक्चुअल में +4 और -4। क्यों? देखो क्लास, यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी क्या, मैंने आपको बताया था √16 को अभी तक हम 4 लिखते हैं चलता है, लेकिन 10th क्लास में आते +4 भी होता है और -4 भी। इस चीज़ का ये इस्तेमाल कर रहा है, तो आंसर होगा ए और बी, क्योंकि ए में +4 और बी में -4 है। देखा उसने कंफ्यूज करने के लिए किस लेवल का करा। तो एमसीक्यू एक अलग लेवल होता है, एमसीक्यू में ना लेवल ऑफ नॉलेज ज़्यादा जज करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल बारीकियाँ देखी जाती है। ठीक है ना। चलो चलो अगला देखो क्या कह रहा है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर इतना इतना, मतलब दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक तो एक्स वाई जेड और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी साइड 12 है और इसकी साइड 8 है। ठीक है ना। द रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो सिंपल है, इसका एरिया का फॉर्मूला भी क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर, और इसके एरिया का फॉर्मूला भी √3/4 ए स्क्वायर। और अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये तो कटेगा ही, तो बस इनके साइड के स्क्वायर का रेशो आएगा। तो सिंपल है, तो पहले वाले की साइड ऊपर रख दो, मानो 12, और दूसरे वाले के नीचे 8 का स्क्वायर, इसे काट दो, 4 3 दा 4 2 दा, तो 3/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9/4। 1 मिनट, 4 3 दा 4 2 दा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इतना एंड इतना, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ पी क्यू। अच्छा देखो उल्टा बोला हुआ है यहाँ पे, देखा ना, मैंने कहा ना एमसीक्यू में वो आपके अटेंशन लेवल सब चेक करेगा। यहाँ पहले एक्स वाई जेड पी क्यू आर बोला, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल दिया, तो उल्टा बोल दिया तो आंसर उल्टा आएगा। तो हमारा क्या आ रहा था 9/4, तो क्या आ जाएगा 4/9। ठीक है। चलो यदि इतने और इतने का HCF इतना है, ठीक है ना, तो M का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के बाद सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये एमसीक्यू से ज़्यादा सॉल्व करने वाली चीज़ है। ठीक है ना, एमसीक्यू से ज़्यादा सॉल्व करने वाली चीज़ है। ठीक, तो मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मतलब इसी वीडियो के बाद मैं डालूंगा तो उसमें सिखाएंगे। ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ABCDEF दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया DEF। ठीक है ना। उसने दिया AB/DE = BC/FD, AB/DE = BC/FD। चलो, और ये भी दे रखा है समरूप है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए, समरूप के लिए दो साइड का रेशो और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए, तो B और E। अब आते हैं इसकी, तो देखो कितना आसान है, Z² - 27 = 0, तो Z² = 27, तो Z = √27। आपको पता है √27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ, और 9 का क्या होता है 3, तो 3√3। लेकिन मैंने भी क्या बताया था कि अंडर से जब भी वैल्यू बाहर निकलेगी तो एक बार प्लस में लिया जाएगा, एक बार माइनस में, तो आंसर हो जाएगा +- √3 × 3। ओके ना। चलो देखो अब कितना आसान है, उसने कहा ये सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल पोर्शन में से आ रखा है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। परिमाप, इसका परिमाप दे रखा है 30, इसका परिमाप दे रखा है कितना 18।
ठीक है ना। इसका परिमाप 30 और इसका परिमाप 18। अब इसके बाद BC की लेंथ दे रखी है 9 और इसका लेंथ पूछ रहा है। तो याद रखना, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF, दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, रेशो ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू रेशो ऑफ साइड, रेशो ऑफ साइड्स। और अगर यहीं वो एरिया का रेशो पूछता, किसका रेशो पूछता, एरिया का रेशो पूछता, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशो इक्वल होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। पर यही दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब देख लो कितना आसान हो जाएगा। तो देखो सॉरी, ये ABC हो गया 30, वो हो गया 18, इक्वल टू रेशो ऑफ साइड, ABC की साइड है 9 और उसकी साइड है x। अब इसे सॉल्व कर दो, 3 3 दा 3 10 दा 3 3 दा 3 10 दा, तो कितना जाएगा 18 3 54, तो वाली साइड आ जाएगी EF इक्वल टू 54/10 दैट इज 5/5.4। तो आंसर कितना आ जाएगा 5.4, ठीक है ना। अब देखो 12 21 15 के HCF और LCM क्रमशः, देखो कितना आसान है। HCF वो नंबर होना चाहिए जो इन सबको भाग करे, 3 भाग करेगा सबको, हाँ 12 भाग करेगा नहीं, तो 3 भाग करेगा, तो 3 किस किस में, इसमें, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन LCM कौन होता है, LCM वो होता है जो इन सब से भाग हो जाएगा। तो बहुत आसान है, 140 12 से भाग होगा नहीं, 12 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा, ये वाला भाग होगा 140 सॉरी 420 12 से, 420 और 12, 3 चौक 3 3 3 3 140, तो 70 35, हाँ तो आंसर क्या गया C। तो देखो मैंने कैसे करा, फास्ट तरीका। यही तरीका आपको MCQ में इस्तेमाल करना है। क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि HCF वो होता है जो, HCF वो होगा जो इन सबको डिवाइड कर देगा। तो मैंने देखा 3 इन तीनों को भाग कर देगा, 12 और 420 नहीं करेंगे। LCM वो होगा जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। तो इन दोनों में 140 तो हो ही नहीं सकता इन तीनों से भाग, क्योंकि 12 के पहाड़े में 140 आता ही नहीं है, तो कौन बचा, 420 इज अवर आंसर। MCQ को करने का ये स्टाइल होता है, और जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पॉलिटेक्निक हो IIT में हो, जो पूरे सिलेक्शन पाते हैं वो इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो 15 क्वेश्चन का सेट है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, और फिर मैं ऐसे और वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।